कहा, मैं तो शामली वालों से कहूंगा जी कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ। मैं मुस्कुराऊं कि मैं शामली में हूं। मेरी पिछली डिबेट उठा के देख लीजिए, नाहिद हसन यहाँ से माननीय विधायक हैं। जी जी जी। मैंने कई बार मैं भारतीय समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होकर के समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं। हाँ जी। मैंने उनकी आवाज उठाई है कि अखिलेश जी नाहिद हसन की बात नहीं करते हैं, शहजील इस्लाम का बरेली में पंप गिरा दिया उसकी बात नहीं करते। अब तो वर्कशॉप हो गया, तो पहले तो छोटी गुमटी रखते थे। फिर वहाँ जो है हम जब पढ़ के आते थे जी तो वहाँ हम काम सीखते थे। खैर पढ़ाई भी चलती रही, जब पढ़ के आते और काम करते थे। जी। फिर हम फुल मैकेनिक हो गए। अच्छा। तो फिर पढ़ाई छूट गई चूंकि परिवार के बोझ से। बस ये रहा कि जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि संघर्ष करते रहना है। तो तब भी संघर्ष करता था और आज भी पार्टी में रहकर पार्टी के लोगों के लिए जो हमारे पार्टी के हिस्सा अधिकार की अगर कोई लड़ाई लड़ करके आपको दिलाएगा, उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, उस पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी है। बहुत मुफलिसी और गरीबी में हम लोग पले बढ़े। हमारे वालिद साहब बढ़ई थे फर्नीचर का काम। अच्छा। तो मैं अपना धीरे धीरे जो भाड़ा वाड़ा मिलता था, मैं धीरे धीरे फिर ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चला करके फिर वो ट्राली जो है हमारे पास थी। मैं अपनी पुरानी बातों को भूलता नहीं हूँ, चूँकि जो अपना अतीत भूल गया वो सब कुछ भूल गया। जड़े नहीं है तो पेड़ कैसे टिके। जी जी। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं मिट्टी में नहीं शरीक हो पाया चूँकि मैं गया ही था। और वहाँ एक आईडी कार्ड बनता है, जब तक आईडी कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप इसको एकामा बोलते हैं। तो मैं मिट्टी में नहीं, मुझे नहीं मिल पाई। खैर मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं एसबी पार्टी से आदरणीय इजहार अली जी। लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ते हैं, शिक्षा पे आवाज़ उठाते हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ पॉडकास्ट साझा कर रहे हैं। सर, मैं आपका आज के हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। आप माशाल्लाह इतनी दूर से चल के कांधला तशरीफ लाए। शामली आपके कार्यक्रम, कैराना जोरदार स्वागत, कांधला में शानदार कार्यक्रम और अभी आगे की रूपरेखा आपकी बहुत है। इतना सारा लोगों का प्यार आपके प्रति कैसा लग रहा है सर अपने क्षेत्र में? मैं तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और हमारे संगठन के लोग, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, नेता, शामली जनपद की, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ की जनता का मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं घर के बाहर हूँ। इतना प्यार और मोहब्बत हमको मिल रही है कि मैं वाकई इस मोहब्बत का कर्ज अदा नहीं कर पाऊँगा। लखनऊ में हमेशा एक टैगलाइन हर जगह लिखी है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। इतना भरपूर प्यार जिला शामली के अंदर और बहुत सारे जिले में आपको मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि हम भी मुस्कुराएंगे आपके साथ साथ। आप भी मुस्कुराइए, आज आप शामली में हैं और ढेर सारा प्यार आपके ऊपर बरस रहा है। नहीं, हमको तो शामली वालों ने कहा, मैं तो शामली वालों से कहूँगा कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ। मैं मुस्कुराऊं कि मैं शामली में क्योंकि लखनऊ में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बात लिखी जी, वो लखनऊ की नज़ाकत है। हाँ जी। अच्छा सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा इजहार सर कि आपका जो जीवन शैली है वो किस तरह की है? इनफैक्ट आप कहाँ खेल कूद के बड़े हुए हो? मैं सर बहुत ही मध्यम का गरीब परिवार से कह लीजिए। हमारे दादा चूड़ी बेचने का काम करते थे, फेरी में से चूड़ी क्या बेचते हैं, फेरी में। हाँ, चूड़ी, लेडीज चूड़ी। हाँ, और एक दादा हमारे पहलवान थे। वो पहलवान दादा के नाम से ही मशहूर थे। बहुत मुफलिसी और गरीबी में हम लोग पले बढ़े। हमारे वालिद साहब बढ़ई थे फर्नीचर का काम। अच्छा करते थे जी।
सीतापुर में काम किया बहुत दिन तक, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे कमाए तो फिर बम्बई में किया। जो हमारी वालदा, जो हमारी माता जी हैं, वो हमारी दादी थी, वो सब बताती थी। हम लोग तो छोटे छोटे थे, उतनी जानकारी नहीं थी। हाँ जी। फिर वो बम्बई गए, हमारे वालिद साहब बम्बई में फर्नीचर का काम बहुत लंबे समय तक किया। फिर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके, हम लोग चूँकि गांव में रहते थे, वहीं गांव के विद्यालय में अपना पढ़ते लिखते थे। फिर कुछ दोस्तों से और कुछ जो पैसा कमाया उसको इकट्ठा करके फिर वो सऊदी गए, कर्ज ले करके जी जी जी। वो सऊदी गए, यही फर्नीचर के काम में। अच्छा अच्छा। जब वो सऊदी गए तो वहाँ फिर मेहनत मजदूरी करके हमारे जो गांव में घर था कच्चा, से पहले कच्चे दीवार के सब घर ही होते थे। तो जब वालिद साहब 3 साल बाद आए तो मुख्यालय से गांव की दूरी 3 किलोमीटर है, तो तब कोई टेलीफोन का वो कोई माध्यम नहीं था, खत चलता था सऊदी से। जैसे जो आदमी लगा तो खत लिखता था, जी जी। तो खत हफ्ता 10 दिन में पहुंचता था। तो जब वो पहली बार छुट्टी पे आए तो रात के 2 बजे बस से उतरे। वो रात के 2 बजे वो मुख्यालय पे उतर के, एक तहसील सिदौली पड़ती है, बाड़ी गए, हमारे गांव, मेरे गांव जहां हमारा घर था। तो उनको ये लगा कि नहीं, मुख्यालय पे घर होना चाहिए, वरना बच्चे कैसे पढ़ेंगे और फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर जब वो आए, अपना छुट्टी उट्टी गुजारे, जब दोबारा गए जी। तो जो मेहनत मजदूरी 2-3 साल की, तो दोबारा फिर से हाँ फिर वो जाते रहे। जी जी। 4-5 सफर वो गए। तो उन्होंने सबसे पहला मकान, मतलब छोटा सा प्लाट लेके जी तहसील स्तर पे वहाँ पे बनाया, रोड के किनारे थोड़ा सा अंदर बढ़ के। जी जी। खैर हम लोग पढ़े। उसके बाद वाली साहब सऊदी से फिर रिजाइन करके चले आए, चूँकि बीमार हो गए थे ज़्यादा, एक्सीडेंट भी वहाँ हो गया, जी। टांग वगैरह टूट गई थी। वो रहे करीब 15-18 साल वहाँ रहे, 16 साल लगभग, 18 साल लगभग अंदाज है हमको। फिर आए तो बीमारी उनको हो गई थी, शुगर की, आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो चूँकि परिवार में हम 3 भाई थे जी। और अब चूँकि खर्चे की भी दिक्कत आने लगी फिर आगे चल करके, चूँकि इस बीमारी में पैसा बहुत लगता है, तो जो भी था सब बेच बाच के लगा दिया गया था। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, तो हाई स्कूल के बाद मैं पढ़ ही रहा था। तो धीरे धीरे फिर मैं जो है जब पढ़ के आता था जी। तो एक टेम्पू बनाने की दुकान हमारे घर से, हाँ वर्कशॉप टाइप, नहीं छोटी, मतलब वर्कशॉप कहा थे, तो गुमटी ऐसे रखते थे। अब तो वर्कशॉप हो गए, तो पहले तो छोटी गुमटी रखते थे। फिर वहाँ जो है हम जब पढ़ के आते थे जी। तो वहाँ हम काम सीखते थे। खैर पढ़ाई भी चलती रही, जब पढ़ के आते और काम करते थे। जी। फिर हम फुल मैकेनिक हो गए। अच्छा। तो फिर पढ़ाई छूट गई, चूँकि परिवार के बोझ से। जी। फिर बहुत आगे तक हमारे, मतलब मेरे वालिद साहब का सपना था कि अपने बच्चे को हम ये पढ़ने में तेज है, इसको हम बहुत आगे तक पढ़ाएंगे, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया, हालातों ने साथ नहीं दिया। तो मैं फुल टेम्पो मैकेनिक बन गया। अच्छा अच्छा। फिर मैंने बैटरी का भी उसी में काम सीख लिया, बैटरी जी जी। अब तो बैटरी सब सील्डेड आती हैं, तब बैटरी हाथों से बनती थी, हाँ, वो हाँ कैया और वो सब लगा के सिलेंडर वगैरह। तो बैटरी बनाना भी सीख लिया जी। फिर मैं काम करता रहा, फिर अपनी दुकान की, फिर उससे परिवार खर्चा चला जी। उसके बाद जो है फिर मैंने भी थोड़े से पैसे इकट्ठा किए जी। और इकट्ठा करके थोड़ा कर्ज वर्ज लेके मैं भी सऊदी चला गया। अच्छा, आप सऊदी? हाँ सऊदी चले गए। फिर जब मैं सऊदी गया तो फिर थोड़े हालात, चूँकि वहाँ पे मेहनत मजदूरी की तो हालात सही हुए। फिर मैं जैसे ही सऊदी गया उसके मेरा ख्याल 3 महीने बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं मिट्टी में नहीं शरीक हो पाया, चूँकि मैं गया ही था और वहाँ एक आईडी कार्ड बनता है, जब तक आईडी कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप, इसको इकामा बोलते हैं, तो मैं मिट्टी में नहीं, मुझे नहीं मिल पाई। खैर मैं गया, फिर वहाँ बड़ी मेहनत मशक्क़त हुई,
खैर फिर चूँकि हमारी वालदा ही रह गई थी, तो फिर उसके कितने टाइम के बाद आप वापस पहुंचे? नहीं, फिर मैं आया तो ये हुआ कि नहीं, एक बार और जाना चाहिए, क्योंकि वालदा को हज कराना था। अच्छा। तो खैर ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने करम किया, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके वालदा को हज कराया। जी। और ये हुआ कि वालदा को हज कराने के बाद मैं भी हज किया उन्हीं के साथ। जी। और फिर ये हुआ कि नहीं, अब जो है वापस चला जाए और अपने वतन में ही अपने वतन? कुछ, हाँ, अपने वतन में ही कुछ मेहनत मजदूरी करके और वहीं पे कुछ अपने सपने सजोए जाए। खैर मैं आया तो चूँकि हालात जो भी था वो सब हज वगैरह में लग गया, जी जी। तो हालात बहुत बेहतर नहीं थे। तो मैं ट्रैक्टर ट्राली, जब मैं लौट के आया हाँ। तो मैं एक ट्रैक्टर, ऐसा ट्रैक्टर होता था पहले हैंडल वाला, वो बड़ा, वो जो, हाँ, बड़ा सा हैंडल लगा के, जी जी जी। वो ट्रैक्टर मैं पुराना खरीदा। उस टाइम पे सेल्फ तो मेरे ख्याल से चलते नहीं होंगे सर? नहीं नहीं नहीं, हैंडल वाला था, हैंडल वाला। वाला था। तो ये कई बार ये हाथ उखड़ा भी है हैंडल लगाने, क्योंकि मैं ही चलाता था, ड्राइवर रखने की वो नहीं था, तो मैं ही चलाता था। तो मैं अपना धीरे धीरे जो भाड़ा वाड़ा मिलता था, मैं धीरे धीरे फिर ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चला करके फिर वो ट्राली जो है हमारे पास थी। मैं अपनी पुरानी बातों को भूलता नहीं हूँ, चूँकि जो अपना अतीत भूल गया वो सब कुछ भूल गया। जड़े नहीं है तो पेड़ कैसे टिके? जी जी। तो वही फिर ट्राली, वो बहुत हमारे वहाँ के लोग आज भी, वो जब कहीं बात आती है तो कह देते हैं ट्राली वो कहाँ है। वो ट्राली मतलब बिल्कुल एकदम टूटी फूटी थी, उसको जोड़ जाड़ के फर्श वर्श उसमें लगा के पटरे वगैरह हम अपना उसमें भाड़ा सड़ा लाद के अपना काम करते थे। खैर फिर धीरे धीरे मेहनत की और ट्रैक्टर चला करके फिर उसके बाद फिर आगे उसी में फिर और भाड़े मिलने लगे, और ऐसे धीरे धीरे करके फिर मैं राजनीति में आया। इतने मुश्किल पल आपने गुजारे, आपने कहा कि एक संघर्ष भरी लाइफ। हाँ, पूरा 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 संघर्ष रहा, मतलब एक आम प्राणी जैसा जीवन, और उसके सामने आम प्राणी से भी ज्यादा संघर्ष। जी जी। सऊदी अरब वाली लाइफ, इंडिया वाली लाइफ, माता पिता, जिम्मेदारियां, बीमारियां, जी जी, इस तरह की चुनौतियां जब आपको घेरती थी, जी जी, और जब वो अंदर ही अंदर खाती थी, जैसे कि आजकल आम युवाओं को भी खाती है, बेरोजगारी खाती है, जी जी, तब आप उनसे निकलते कैसे थे? अपने आप को संभालते कैसे थे? मैं आपको बताऊं, मैं उतना सोच ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा जीवन खुद ही एक संघर्ष भरा रहा पूरा। जिम्मेदारी तो इतनी बड़ी, चूंकि वालिद साहब के जाने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, चूंकि अब हमारी वालदा ही हमारे पास हैं और उनकी देखभाल और चीज़ों को, फिर उसके बाद विवाह के बाद फिर विवाहित जिम्मेदारी, तो इतना समय नहीं मिला कि कहीं कुछ सोच पाऊँ। बस ये रहा कि जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि संघर्ष करते रहना है। तो तब भी संघर्ष करता था, और आज भी पार्टी में रहकर पार्टी के लोगों के लिए, जो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के लोग के साथ, जो भी सर्व समाज, हमको जितने भी पार्टी में लोग हमारे हैं, तो हम उनको बहुत प्यार करते हैं, वो हमको बहुत प्यार करते हैं। इजहार सर, एक सवाल मेरा बीच में याद आ रहा है। ये अचानक से गाड़ी टेम्पो रिपेयर करते करते, जी जी, नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं आपको आज बता दूं, मैं आज भी फुल मैकेनिक हूँ टेम्पो का। अच्छा। आप चाहे मुझसे बैटरी बनवा लीजिए, टेम्पो बनवा लीजिए, आज भी लोग वो हैं अभी भी जो हमसे टेम्पो सही कराते। इनकी सर्विस कर रहे थे, आपको क्यों लगा कि ये जो राजनीति है इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे इसको सुधारना चाहिए या मुझे इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए? नहीं, बस माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और उनसे बैठ के बात हुई तो बोले हम लोग इजहार भाई की हैसियत से काम करें, और आप अपने समाज को, आपका जो हक हिस्सा अधिकार हो आप आवाज़ उठाइए, हमारा मंच है, आप बिल्कुल अपने जो भी आपका हक अधिकार हो आप उठाइए, कोई आपको मंच देना दे, मैं दे रहा हूँ। इस बात से मैं उनके बड़ा प्रभावित हुआ, और उसी दिन से मैंने ये प्रण किया कि नहीं, बस आज के बाद
भारतीय समाज पार्टी के लिए जीऊंगा और भारतीय समाज पार्टी के लिए मरूंगा। अच्छा सर, आपने भारतीय समाज पार्टी क्यों चुनी थी? बहुत सारी पार्टियां हैं और राजनीति में बहुत सारी पार्टियां काम करती है, आपको क्यों लगा कि मुझे इस पार्टी के साथ जाना चाहिए? नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि अगर मेरे हक हिस्से अधिकार की बात अगर कोई कर रहा है, भाई ओम प्रकाश राजभर जी तो अल्पसंख्यक नहीं है, वो तो बहुत अति पिछड़े समाज से आते हैं। उनके अपने समाज की लड़ाई हमको बहुत क्योंकि वो बहुत बेझिझक बात करते हैं। आप देखते हो उनको जी 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 यूट्यूब पे, आज उनके बहुत से बयान पड़े हैं और लगातार वो अपने हक हिस्से अधिकार के लिए वो किसी से कोई समझौता नहीं करते। ये बात मुझे बहुत अंदर तक मतलब मुझे प्रभावित कर गई। इसीलिए मैं आज भारतीय समाज पार्टी के साथ मिल करके और उसको अपनी मां मानकर, भारतीय समाज पार्टी को अपनी मां मानकर मैं काम कर रहा हूं। आप देखते होंगे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरा लक्ष्य ही यही है कि महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, हर वक्त पार्टी के बारे में सोचना, पार्टी के लोगों को साथ लेके चलना, यही हमारा लक्ष्य है। और जब से हमने अपने अल्पसंख्यक समाज में अभियान छेड़ा है, खैर मैं उन भाइयों का मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय समाज पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके चाहे जनपद शामली हो, जनपद गाजीपुर हो, जनपद गाजियाबाद हो, उसके बीच में जितने जनपद हैं, सभी जनपदों में हमारे अल्पसंख्यक समाज के नेता आज पार्टी से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये बहुत अच्छी बात लगी सर मुझे। और आज आप दौरे पे हैं तो किस तरह के लोग आपको मिल रहे हैं, किस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं और किस तरह के लोगों को हमारी ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, हम तो एक आम तौर से हम ये थोड़ी उसमें ये थोड़ी ना कि कोई उसमें एक कैटेगरी है। हमारे लिए जो ठेले पे ठेला लगा रहा है, जो किसी का शोरूम है या कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, हमारी नज़र में सब एक है। हम सभी से मिलते हैं, सभी से मिल करके उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़िए और हक हिस्सा अधिकार की अगर कोई लड़ाई लड़ करके आपको दिलाएगा, उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, उस पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी है। इसके अलावा कोई आपका केवल वोट लेगा, आपके हक हिस्से अधिकार की बात नहीं करेगा, न किया है देश की आजादी के बाद, न करेगा। इसलिए अभी भी सवेरा है, अभी भी आप जग जाओगे तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने हक हिस्से अधिकार के लिए आप खुद खड़े हो जाइए। जनता की सबसे बड़ी ताकत वोट माना जाता है। जब हम वोट देने जाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख के हमें वोट देना चाहिए? नहीं, ध्यान में हमको ये रखना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, क्या ये हमारी बात सदन में, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, ये जब हम इसको वोट देंगे, ये उस सदन का सदस्य बनेगा, तो क्या ये हमारी बात उठाएगा? इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब आप देश की आज़ादी के बाद सारी पार्टियां में गिना गया, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम से ऐसी पार्टियां, छोटे दल हों, क्षेत्रीय दल हैं, क्या उन्होंने आपकी बात उठाई है सदन में? मैं कैराना में हूँ जी, मेरी पिछली डिबेट उठा के देख लीजिए। नाहिद हसन यहाँ से माननीय विधायक हैं जी जी जी। मैंने कई बार मैं भारतीय समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होकर के समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, मैंने उनकी आवाज़ उठाई है कि अखिलेश जी नाहिद हसन की बात नहीं करते हैं, शहजील इस्लाम का बरेली में पंप गिरा दिया उसकी बात नहीं करते हैं। मैंने बात उठाई है, भारतीय समाज पार्टी के मंच पर मैंने उनकी बात उठाई है। तो आखिर हमारी बात को कौन सुनेगा और कौन हमारी बात को मानेगा और कौन हमारी आवाज बनेगा, कौन हमारे हक के लिए लड़ेगा, कौन हमारी आवाज को उस सदन में बुलंद करेगा जिसके लिए हम वोट करने जा रहे हैं, उसको वोट देना चाहिए। अच्छा सर की बिल्कुल सीधी बात मुझे समझ आई कि मैं
धर्म नहीं देखता हूँ, मैं जात नहीं देखता हूँ, मैं अमीर नहीं देखता हूँ, मैं गरीब नहीं देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये आदमी शोषित है, शोषण हो रहा है या इसको हक नहीं मिल रहा है, तो भाई मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इनफैक्ट मज़ा आ गया आपकी विचारधारा। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जमीन से उठ के जब आदमी आता है ना, मेहनत करता है और अपनी जड़ें याद रखता है कि देखो भाई मैंने संघर्ष किया है, मैं अपने संघर्ष से बिल्कुल नहीं भागता हूँ और आज मैं पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जिस तरह से माँ की सेवा करते हैं उसी तरह से मैं पार्टी की सेवा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है, आज भी आप चाहे किसी से दिखवा लीजिए, अगर कोई हमारी बात से सहमत नहीं है, बहुत से लोग होंगे, आज भी हमारे, चूंकि बड़े भाई का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, वो एक्सपायर हो गए, आज भी जो हमारे मंझले, मैं सबसे घर में सबसे छोटा हूँ, अच्छा मुझसे छोटी एक सिस्टर है बस, अच्छा आज भी मेरे मंझले भाई की आज भी फर्नीचर की दुकान है, आज भी बढ़ईगिरी का जी जी वो काम करते हैं। तो जो हमारे वालिद साहब ने शुरू किया था जी, वो परंपरा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है। क्या बात है सर। हमारे वालिद साहब की पहचान ही फर्नीचर से, मतलब बढ़ईगिरी से थी। तो ऐसा नहीं, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, सही बात। मैं अपनी बात को कहने में कोई ना कोई शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, ना कोई मतलब अंदर से कोई हमको वो लगता है कि मुझे कुछ कहने में आपसे गुरेज है। मैं जो भी है, मैं अपनी बात को कहने में सक्षम हूँ और मैं अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ मैं रखता हूँ, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टू मीट यू। तो आज हमारे साथ थे इजहार जी और माशाल्लाह बहुत शानदार विचार है। इजहार सर बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक नहीं, विचारधारा thank you। और कुछ